students, welcome in online class। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने उत्साह कविता का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये आपने कर लिया है, इसका भाव सौंदर्य, ठीक है। भाव सौंदर्य मीन्स जिसके इस कविता की जो पहरा है, जो स्टैंजा है, इसके अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, क्या कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, वो मैंने आपको कल शब्दार्थ की हेल्प से आपको इसकी व्याख्या कराई थी, उसको आपको बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें आपको काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य का बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है क्या होता है। भाव सौंदर्य होता है जो आपको ये स्टैंजा यानी कि जो ये पहरा दिया हुआ है, इसके अंदर क्या भाव छिपा, मुख्य बात क्या है, भाव उसको बोलते हैं। उसकी व्याख्या जो कर दी है, जो बात इसके अंदर आ गई, उसको बोलते हैं भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जिस प्रकार एक मनुष्य की, जिस प्रकार एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं उसकी पर्सनैलिटी को देखकर कि हाँ ये रिच फैमिली से है या ये पुअर फैमिली से, यानी कि गरीब है कि अमीर है ना। तो हम उसको उसकी लुक को देखकर हम पता लगा सकते हैं। कई बार तो चलो ठीक है कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट मोस्टली जो आइडिया आ ही जाता है उनकी लुकिंग पर्सनैलिटी से। तो इसी प्रकार काव्य सौंदर्य भी एक क्या है कि जैसे मनुष्य ने अपने शरीर के अंदर, हम कहते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या है वो हमें नहीं पता, बट बाहरी तरीके से बाहरी रूप को निर्धारित करना क्या होता है, मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर हम उसका व्यक्तित्व निर्धारित कर देते हैं। तो इसी प्रकार काव्य सौंदर्य भी ऐसा ही है कि जो हमारे पास काव्य साहित्य में, जो हमारे पास साहित्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, या जो भी हमारे पास मुहावरे हैं, या जिन भाषाओं का हम तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करके उस साहित्य को, उस काव्य सौंदर्य को सुंदर बनाते, अद्भुत बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काव्य सौंदर्य। जैसे अब यहाँ पर देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर, यहाँ पर घेर घेर घोर घै 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 की आवृत्ति के कारण यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। छवि, विद्युत छवि उर्मी, यहाँ पर विद्युत छवि में रूपक अलंकार है कि उसकी इसके अंदर जो है उपमा अलंकार है। सॉरी, रूपक अलंकार नहीं है बेटे, उपमा कर रहे हैं कि छवि, विद्युत हृदय में छवि छुपा रखी है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात कि जो हम ये सीधी सीधी भाषा में हिंदी की तरह हम पढ़ पाते हैं जिस भाषा को, वो भाषा हमारे पास होती है खड़ी बोली। कौन सी होती है? खड़ी बोली। जैसे हमारे पास हमने सूरदास के पद किए थे, हमारे पास सूरदास के पद में आया था ना, सूरदास के पद में बोलते हैं हम कि उदो तुम अति बड़भागी, इस तरीके से है ना, ये बड़भागी का भाग्यशाली इस तरीके से था। तो वो थी हमारे पास ब्रज भाषा, जहाँ पर हम ये हिंदी की लैंग्वेज के रूप में, हिंदी भाषा की तरह लिखा होता है, उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। यहाँ पर तीन बातें मुख्य आ ही जाती है। नॉर्मल जब भी हमारे पास ऐसी खड़ी बोली होती है, तीन बातें हमेशा उभर कर सामने आएंगी। वो कौन कौन से तीन पॉइंट्स तो आप रट ही लो काव्य सौंदर्य की। ये HBSC वालों के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और CBSE वाले दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आप लोग ध्यान से सुने कि काव्य सौंदर्य में पहली बात, भाषा खड़ी बोली है, भाषा सहज और सरल है। सहज मीन्स आप बोल सकते हैं आराम से, सरल आसानी से, सहज सरल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम जैसे विद्युत का मतलब होता है बिजली, है ना, तो इस तरीके से फिर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है, छंद होते हैं वहाँ पर ये छंद मुक्त है कविता। दूसरी बात हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर घै घै की आवृत्ति के कारण मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार है। ललित दोनों शब्द, घेर घेर में के अंदर घै घै शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास है। घेर एक शब्द की यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। ललित ललित यानी कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो क्या क्या बातें आ गई? पहली बात, खड़ी बोली है, भाषा सहज व सरल है, और क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ललित ललित के घेर घेर में, और घेर घेर घोर घय घय वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटे। छंद मुक्त कविता है। संबोधन शैली है। संबोधन शैली का मतलब संबोधित कर रहे हैं। किसको संबोधित किया है? बादलों को संबोधित करके कवि ने बताया है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर काव्य सौंदर्य ये होता है। इसकी कविता का जो काव्यांश का जो पहरे का जो हमारा बाहरी रूप होता है, उसको देखकर हम क्या क्या बातें हमें देखने में मिलती है, वो होता है काव्य सौंदर्य। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। अब हम इसमें आज केवल इतना ही करेंगे कि इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और इसको हम रीड करेंगे। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि इस कविता के अंदर वही बात बादलों का आह्वान कर रहे हैं। बादलों का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि आप इस धरती पर जो पीड़ित लोग हैं, जो व्याकुल लोग हैं, वो आपको पुकार रहे हैं। उन व्यक्तियों को जो है, उन मनुष्यों में उत्साह भरने का कार्य करो। कैसे? बरस कर। ठीक है। फिर कहते हैं कि विकल, इसकी हम कल डिटेल में व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या मैं बताऊंगी आपको। अब बात आती है यहाँ पर वर्ड मीनिंग की। आपको विकल 9th नंबर पर, मैंने कल 8th नंबर तक यहाँ पर हो चुके थे हमारे पास। 9th नंबर पर सेकंड स्टैंजा से निकल कर आता है विकल। विकल का मीनिंग होता है बेचैन, यानी कि जो जिनको चैन नहीं है, बेचैन, जिनको बिल्कुल भी आराम नहीं है। उन्मन, उन्मन होता है दुखी। फिर है निदाग, निदाग होता है निदाग, निदाग होता है तपती गर्मी। विश्व तो आपको पता ही है, संसार। सकल, सकल होता है सारे। जन होता है मनुष्य। अज्ञात, अज्ञात होता है जिसकी कोई अनजान, यानी कि ये मीन्स नहीं ज्ञात मीन्स जिसे कुछ भी न पता हो, यानी कि अनजान। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत न हो। अंतहीन दिशा, अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो। तपत, तपत होती है हमारे पास तपी हुई। धरा, धरा होती है पृथ्वी। ठीक है। यहाँ ये आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको काव्य सौंदर्य बताया है, भाव सौंदर्य क्या होता है, काव्य सौंदर्य क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रीडिंग आप करके देखो, ये आपको बोलना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको इसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको लर्न करने हैं, ताकि हम जब कल इसकी व्याख्या करें तो हमें कोई भी मुश्किल ना हो। मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी आप अपनी बुक लेकर बैठे तो अपनी पेंसिल साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें, जिससे क्या है आपको जो वर्ड मीनिंग लिख लेंगे तो उसकी हेल्प से आपकी व्याख्या भी करनी आसान होगी। तो अब स्टूडेंट्स, इसे दोबारा से बता देती हूँ। इसके अंदर कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए मनुष्य जो पीड़ित हैं, प्यास से व्याकुल हैं, बादलों के माध्यम से उन पीड़ित मनुष्यों में उत्साह भरने के लिए बादलों का आह्वान कर रही हैं, और कहते हैं कि इस धरती पर बरस कर इस धरती को शीतल कर दो, और मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर क्रांति यानी कि उत्साह को भर दो। कल हम इसकी डिटेल करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।